दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है, पहले किसी सरकार के ख्याल में ये क्यों नहीं आया कि चिनाब ब्रिज की जरूरत है, ये होना चाहिए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ। 55 साल किसी एक प्रोजेक्ट में, और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। देश की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिले क्यों होते थे, या उनकी जरूरत कभी सरकार को महसूस क्यों नहीं हुई। बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, अनडेवलप्ड बॉर्डर इज मोर सेफ देन डेवलप्ड बॉर्डर। वो आम आदमी अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ चला जाता है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि भाई सोचा तो ये पहले भी जा सकता था, पहले किसी और सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे हो सकता है, लद्दाख तक जाने वाली रोड, चीन सीमा तक जाने वाली रोड, उसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। कौन लोग थे जो चाहते थे कि भारत कभी तेजस का निर्माण ही ना कर पाए। आज हम बात करेंगे उस इंजीनियरिंग चमत्कार या उस इंजीनियरिंग मार्वल की जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया में भारत का नाम मशहूर कर दिया, चिनाब ब्रिज। ये सिर्फ ब्रिज नहीं है या फिर केवल ढांचा नहीं है, ये भारत की हिम्मत, तकनीक, भारत के सपनों की उड़ान दुनिया को दिखा रही है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में चिनाब नदी के ऊपर बना ये पुल करीब 359 मीटर ऊंचा है और एफिल टावर से ऊंचा है। दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि देश में जितने भी सामरिक महत्व के हों या स्ट्रेटेजिक महत्व के हों, देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, 2014 से पहले बहुत सारी सरकारें रहीं। मैं मौजूदा सरकार को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं बस अंतर जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी सरकारें रहीं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में जो सामरिक महत्व के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सुरक्षा से जुड़े, देश की सुरक्षा से जुड़े, देश की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिले क्यों होते थे, या उनकी जरूरत कभी सरकार को महसूस क्यों नहीं हुई। ये जिस इंजीनियरिंग मार्वल की बात हम इस चिनाब ब्रिज की कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि इसके बारे में सोचा कब गया होगा, इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा पिछली सरकारों का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा काम हुआ है या इसका क्या स्ट्रेटेजिक महत्व है, तो मुझे लगता है कि आपको उमर अब्दुल्ला को सुनना चाहिए। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के सहयोगी नहीं हैं या बीजेपी के घटक दल में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी एक ख्वाब देखा था। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ख्वाब तो बहुत देखे लेकिन पूरा नहीं कर सके, पूरा नरेंद्र मोदी ने किया। इसीलिए आपके जहन में मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं आता है कि जैसे इतने सारे हाईवेज पहले क्यों नहीं थे या एक्सप्रेसवेज पहले क्यों नहीं थे, ये जो सस्ती उड़ान लोग उड़ रहे हैं अब प्लेन्स में, उन टिकट्स को लेकर वो सस्ते क्यों नहीं थे। आम मिडिल क्लास का सपना एक होता था एक दौर में, अगर आपको याद ना हो 2012-13 से पहले, कि काश सिलेंडर मिल जाता। तो सिलेंडर की दुविधा में उलझा आम आदमी अब चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत में बैठकर सीधे श्रीनगर भी पहुंच रहा है। वो आम आदमी जो अपने जीवन के प्रतिदिन के 6 घंटे 5 घंटे मेरठ से दिल्ली आने में NH-24 पर खपा देता था, वो आम आदमी अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ चला जाता है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि भाई सोचा तो ये पहले भी जा सकता था, पहले की भी सरकारें रही हैं, पूर्ण कालिक सरकारें रही हैं, मजबूत सरकारें रही हैं, बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, विजन वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में बेहतर समझ थी, बावजूद इसके ऐसा क्यों नहीं। पहले किसी और सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे हो सकता है, सोचा जा सकता था कि नहीं।
ये सब छोड़ दीजिए, पहले किसी सरकार के ख्याल में ये क्यों नहीं आया कि चिनाब ब्रिज की जरूरत है, ये होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, चिनाब ब्रिज की कल्पना और चिनाब पर ब्रिज होना चाहिए, कश्मीर भारत के, श्रीनगर भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ना चाहिए, ये कल्पना, ये परिकल्पना, ये सोच जो है 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सोच लिया था, लेकिन इसको पूरा होते होते 2025 हो गया। 55 साल किसी एक प्रोजेक्ट में। और आप यकीन करें कि जब भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे, जो मेगा प्रोजेक्ट्स भारत ने किए हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो चाहे साइंस का हो, और खासकर वो प्रोजेक्ट्स जिनमें सामरिक महत्व है, जिनका सुरक्षा से लेना देना है, उन पर आप एक अजीब तरह की खामोशी या लाल फीताशाही कह लें या लेट लतीफी देखेंगे। ऐसा लगा कि उन प्रोजेक्ट्स पर लंबे समय तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। लद्दाख तक जाने वाली रोड, चीन सीमा तक जाने वाली रोड, उसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? अगर आपको यह लग रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का यह बयान सुनना चाहिए। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी संसद में कह रहे हैं कि हम सड़कें, हमारी सरकार की पॉलिसी ये रही कि हम चीन सीमा पर सड़क इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि उसका इस्तेमाल दुश्मन कर लेता। ये लॉजिक है। और आपको याद है कि एक बार इन्हीं रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा खरीदों में देर या रक्षा खरीदी को आगे कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइल पर साइन रक्षा मंत्रालय इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि घोटालों का डर है। इस लेवल की बातें देश के रक्षा मंत्री कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप इस बारे में सोचेंगे, जो स्ट्रेटेजिक महत्व के प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, वो चाहे देश की सेना से जुड़े हुए हों, डिफेंस के हों, DRDO से जुड़े हुए हों, उनमें एक अजीब तरह की खामोशी या एक अजीब तरह की मतलब लेट लतीफी देखी गई। उसका क्या कारण है, क्यों हुआ, इन सब पे आप भी चर्चा करिएगा, सोचिएगा, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ। आखिर वो चिनाब ब्रिज जिसकी कहानी दशकों पुरानी है, जिसमें कई सरकारें, इंजीनियर्स, चुनौतियां शामिल हैं, उसकी कहानी आपको अगर शुरुआत से सुननी हो तो 1970 के दशक से सुनिए। 1970 का दशक, भारत आजाद हो चुका था और जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जोड़ने की जरूरत महसूस हुई। उस जमाने में जम्मू से कश्मीर तक कनेक्टिविटी की बात शुरू हुई। 1971 में इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार ने जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL को दे दी। मतलब USBRL ने इसकी नींव रखी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका मकसद था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ना। लेकिन चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बनाने की बात उस समय सिर्फ एक सपने के रूप में थी। ये तो था कि जोड़ना है, लेकिन चिनाब नदी और वो खाई, दोनों पहाड़ों के बीच की ये वाली जो जगह है, ये देखकर इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और सरकारों के हाथ पांव फूल जाते थे कि बाप रे बाप, इसको कैसे पूरा करें, क्योंकि तकनीक और फंडिंग की कमी एक बड़ी चुनौती थी उस जमाने में। अगर इसकी आधिकारिक शुरुआत की बात करें तो 1983 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में थी। इस साल चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई, इसका डिजाइन तैयार किया गया और आधारशिला भी रखी गई। लेकिन उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति फिर से चिनाब के रास्ते में आ गई और उस समय आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। प्रोजेक्ट में कई बाधाएं आई, फंडिंग की कमी, तकनीकी समस्या, इलाके की भौगोलिक चुनौतियां, चिनाब नदी का तेज बहाव, भूकंप का खतरा और ऊंचाई ने इंजीनियर्स के सामने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि क्या ये ब्रिज कभी बन भी पाएगा। 1990 का दशक आते आते प्रोजेक्ट लगभग खत्म। लेकिन 1995 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को जिंदा किया। इस बार इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की बात हुई ताकि फंडिंग और संसाधन बढ़ाए जा सके। चिनाब ब्रिज का डिजाइन फिर से तैयार किया गया, लेकिन उस समय भी प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी रही और इसका एक बड़ा कारण कश्मीर की अशांति
और सुरक्षा समस्याएं जो लगातार बढ़ रही थी। सरकार दर सरकार बदल रही थी, लेकिन चिनाब ब्रिज का सपना अब भी सपना था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने चिनाब ब्रिज को एक नई दिशा दी। इस साल यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। वाजपेयी ने इसे प्राथमिकता दी क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। चिनाब ब्रिज का डिजाइन फाइनल हुआ और इसे बनाने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे कोलकाता की कंपनी एफकॉन्स को दी गई। लेकिन उस समय भी वही कहानी, सुरक्षा, स्थिरता, इन सब चिंताओं के कारण यह फिर से रुकावट में चला गया। 2008 में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते इसे फिर रोक दिया गया। 2010 में यूपीए सरकार के दौरान चिनाब ब्रिज के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए। आप समझिए, 1970 में सोचा गया, 2010 में फिर से डिजाइन तय किया गया और उस डिजाइन में बताया गया कि यह भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ब्रिज की मजबूती पर ध्यान दिया गया। इस बार प्रोजेक्ट को गति मिली, लेकिन इलाके की कठिन परिस्थितियां, मौसम ने काम को धीमा कर दिया। 2014 तक यूएसबीआरएल के कई हिस्से पूरे जरूर हो चुके थे, जैसे जम्मू उधमपुर सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, जम्मू और उधमपुर सेक्शन, लेकिन चिनाब ब्रिज का काम अभी भी जीरो पर था। जीरो। जिस ब्रिज के बनने से श्रीनगर यानी कश्मीर सीधे बाकी देश से जुड़ता, उस हिस्से में अब भी जीरो। 1970 में सोचा गया। जो सामरिक महत्व के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश में, उनमें उनकी गति में आखिर कौन सी कमी रह जाती है। 2017 में नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने चिनाब ब्रिज के निर्माण को तेजी दी। इस साल से ब्रिज का मुख्य निर्माण शुरू हुआ। करीब 3200 कर्मचारी, इंजीनियर्स ने दिन रात लग गए और 2021 में ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर्क जो है, ये वाला हिस्सा जो आप देखते हैं, ये वाला जो मतलब आधा वृत्त कह लीजिए, आधा सर्किल जैसा दिखता है, ये आर्क जो 131 मीटर ऊंचा था और इसे बनाना अपने आप में एक चमत्कार था। 2022 तक चिनाब ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया था। हैरानी की बात है कि इसे बनाने में 1825 दिन लगे और 2024 तक लगभग ये बनकर तैयार था। उस पर ट्रायल शुरू हो गया, ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। ट्रायल की मैं बात कर रहा हूं। जब ये ब्रिज बना तो उस पर ट्रेनों का ट्रायल शुरू हुआ। इंजीनियर्स ने हर पहलू की जांच की, सुरक्षा, स्थिरता, मौसम की मार झेलने की क्षमता। आखिरकार 6 जून 2025 को, जैसा कि आपको पता है, कि इसका भव्य निर्माण हुआ और माफ करिएगा लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा दिखाकर इसको जो है देश को समर्पित किया। ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इसका श्रेय ले रहे हैं, ये तो उनकी सोच थी, फलाने जी की सोच थी, तो किन्हीं उनकी सोच थी। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोल रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। इस ब्रिज का पूरे देश की पहुंच श्रीनगर से सीधे रेल रूट से हो जाना, यह कितनी बड़ी बात है। आजादी के 70-75 साल हो गए, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, किसी को इसके बारे में जरूरत नहीं महसूस हुई। और जरूरत जिन लोगों को महसूस भी हुई, उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को वो गति ही नहीं दी। कभी पैसे की कमी, कभी मौसम, कभी श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसका निर्माण के साथ टाल मटोल होता रहा। आखिर ऐसा क्या था जो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर ले गई, या नरेंद्र मोदी की सरकार में ही होना था? और ऐसा कोई बहुत अजीब बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही ये पूरा हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कभी सोचे कभी गए, लेकिन उनको पूरा करने का जिम्मा नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया। यह क्या केवल एक महज संयोग है, या एक नेता की दूरदर्शिता है, या एक नेता का विजन है, मेहनत है, कि वो ये समझता है कि भाई जो चीज राष्ट्र के लिए जरूरी है वो हर हाल में होना चाहिए। हमने देश में ऐसे भी रक्षा मंत्री देखे हैं, जैसा कि मैंने आपको सुनाया, जिन्होंने कहा कि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया तो देश के दुश्मन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आज आप बॉर्डर इलाकों में, आप लद्दाख चले जाएं, लेह लद्दाख चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, आप उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में चले जाएं, आपको देश में जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलेगा। जहां तक बात चिनाब ब्रिज की है, इस चिनाब ब्रिज ने कितने सारे प्रधानमंत्री देखे। इसने इंदिरा गांधी को देखा, पीवी नरसिम्हा राव जी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, राजीव गांधी का भी जमाना था,
यूपीए 1 यूपीए 2 देखा, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और जहां तक केवल चिनाब ब्रिज की बात है, उस ब्रिज पर जहां तक बात है, तो वो ब्रिज का काम केवल इस सरकार में शुरू हुआ। 1500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है इस ब्रिज को बनाने में। एफिल टावर से बड़ा है, दुनिया में इससे बड़ा कोई रेलवे ब्रिज नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज यही है ऊंचाई के लिहाज से। और अगर इसमें बात करें, 10,000 मैट्रिक टन इसमें स्टील लगा है, 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है और 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है जमीन पर काम हुआ है, जमीन के नीचे पिलर्स वगैरह का। और फाउंडेशन स्टील की बात करें, जो जमीन के नीचे आधारशिला के रूप में 4,000 मैट्रिक टन केवल उसमें सरिया लगा है। अब जब आपको मैंने बार बार ये पूछा है कि सामरिक महत्व वाले ही प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में पुरानी सरकारें आसानी से क्यों डाल देती थी, इसके पीछे क्या मनोदशा रही होगी, इसके पीछे क्या विजन रहा होगा, ऐसा क्यों किया जाने लगा होगा, क्यों देश में बड़े हाईवेज बड़े एक्सप्रेसवेज पहले क्यों नहीं बने, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। वो भारत जो आज के समय में दुनिया में सबसे तेज गति से हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण कर पा रहा है, वो भारत आज से 15 साल 10 साल पहले ये काम क्यों नहीं कर पा रहा था। कोई भी देश विकसित होता है तो अपने कम्युनिकेशन की वजह से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और जबकि हमारे बगल में चीन था, चीन दुनिया में विकसित हुआ, अमेरिका को टक्कर दे पा रहा है तो केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत। फिर भी हम लोगों ने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लटकाए रखा, उन पर बात करना, उन पर सोचना सही नहीं लगा हमें। इसका क्या कारण था, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। और मैं फिर दबाव देकर पूछ रहा हूं, खास करके वो प्रोजेक्ट्स जिनका सामरिक महत्व था, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, उनको जानबूझकर लटकाया गया। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट था, तेजस। हमारा अपना एयरक्राफ्ट, हमारा अपना फाइटर जेट, इंडिजिनस फाइटर जेट, हमारा तेजस एलसीए इतने समय तक लटका रहा। 1980 में इसके बारे में सोचा गया कि भाई हमारा अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह भारतीय सेना में शामिल होता है 2016 में, और 2021 में इसके और भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इसके अलग अलग वेरिएंट्स के। चिनाब ब्रिज के बारे में हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं, किसने क्या किया, किसके हिस्से में क्या था, कौन क्या सोच रहा था। अब कुछ तो आप भी सोच ही रहे होंगे, और मेरे उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि जो स्ट्रेटेजिक महत्व के प्रोजेक्ट्स थे देश में, जिन पर बहुत काम होना चाहिए था, जिन पर बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जिन पर आगे बढ़ के काम होना चाहिए था, कोई और काम होता तो उसको रोक के वो जरूरी काम होना चाहिए था, उन प्रोजेक्ट्स पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। इसका क्या कारण रहा होगा। चिनाब ब्रिज की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। अगली कहानी हम आपको बताएंगे कि तेजस के साथ क्या क्या खेल हुआ है। एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी तक हमारी वायुसेना में पूर्ण रूपेण फुल प्लेजेड ऑपरेशनल होना चाहिए था, अभी भी एक तरह से हम इसमें पिछड़े हुए हैं। 1980 में सोचा गया, उससे पहले चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अपना पार्टनरशिप वाला फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल करा लिया, लेकिन तेजस 2016-17 में भारतीय वायुसेना में पहला एयरक्राफ्ट शामिल होता है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। भारत जो चंद्रमा पर रॉकेट भेज रहा है, सैटेलाइट छोड़ रहा है, मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। दुनिया के जिन भी देशों के पास मिसाइल प्रोग्राम है, उनमें सबसे बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम हमारा भी है। यह सब करने के बावजूद हम इसमें कैसे पिछड़े। तेजस के पीछे तेजस की गति को तेज देने की भावना किसकी नहीं थी। कौन लोग थे जो चाहते थे कि भारत कभी तेजस का निर्माण ही ना कर पाए, और कौन लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर कभी अपना इंडिजिनस फाइटर जेट होना ही नहीं चाहिए। अगली कहानी यही सुनाऊंगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, जो सवाल मैंने पूछा था, क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले जानबूझकर हमारे देश में सुरक्षा के महत्व वाले प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर देर किया जाता था या उनको लटकाया जाता था।